नमस्कार बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 4 स्मृतियों के पन्नों से, जिनकी लेखिका है डॉक्टर शकुंतला भारती। और ये लेखिका अपने पिता की जो स्मृतियां हैं उन स्मृतियों को हमारे साथ बांट रही हैं। और इसी स्मृतियों को याद करते हुए वो कहती हैं कि मैं अपने पिताजी के साथ अधिकतर समय तक रही। जब पिताजी अज्ञातवास में रहते थे तो भी मैं उनके साथ रही। पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी थे। और उनके मामा, उनकी बच्चों की मामा जो थे, वो पिताजी की कभी कभार मदद कर दिया करते थे, क्योंकि दोनों मामा भी बहुत देशभक्त थे। जब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती थी तो वो अपनी माँ के पास चली जाती थी। कौन? लेखिका की माँ अपने मायके चली जाती थी और लेखिका भी उनके साथ मायके चली जाती थी। पिताजी को जो समझते नहीं थे जो लोग, वो उन्हें वैरागी कहते थे कि घर गृहस्थी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जिस प्रकार एक वैराग्य धारण करने वाला एक सन्यासी व्यक्ति होता है, उसी की तरह ये भी वैरागी की तरह रहते हैं और अपने घर गृहस्थी की तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन जो उनके मित्र थे, जो उन्हें बहुत अपनी अच्छी तरह से समझते थे, उनके महत्व को समझते थे, वो जानते थे कि कितने बड़े देशभक्त हैं, इसीलिए वो उनको प्रोत्साहित करते थे और उनकी हर तरफ से कोई भी सहायता होती थी वो सहायता करने को भी तत्पर रहते थे। अब आगे देखिए, लेखिका अपने पिता के बारे में बताती हैं कि सन 1908 में पिताजी पांडिचेरी आए और सन 1918 तक वहीं रहे। यानी कितने साल हो गए? 10 साल तक। जब लेखिका का जन्म हुआ तो वो अज्ञातवास चले गए थे। यानी उन्होंने अपना अज्ञातवास का जीवन अपना नाम छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर पांडिचेरी में बिताया 1908 से 1918 तक। 10 साल की इस लंबी अवधि में उन्होंने क्या क्या कष्ट नहीं झेले। मानसिक और आर्थिक क्लेश से पीड़ित पिताजी के वे दिन अत्यंत दुखदायक रहे हैं। आर्थिक क्लेश मतलब आर्थिक कष्ट। आर्थिक दृष्टि से वो बहुत दीन हो गए थे और इस अवस्था में उन्होंने कई दुखदायक कष्ट भी भोगने पड़े। उस समय 7-8 साल की थी लेखिका, फिर भी मेरे स्मृति पटल पर अंकित वे चित्र आज भी ताजा है। लेखिका कहती है कि उन दिनों मेरी उम्र मात्र 7-8 साल थी, लेकिन पिताजी की जो आर्थिक स्थिति थी, जिनके कारण वो कष्ट भोग रहे थे, वो मेरे सामने आज भी चलचित्र की भांति दिखाई पड़ते हैं। मतलब एक एक करके मुझे याद आते रहते हैं कि किस तरह से पिताजी आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि पैसे से ही सब कुछ होता है, घर गृहस्थी का ख्याल रख सकते हैं। और जो वो लिखते थे उस समय स्वतंत्रता संग्राम को से प्रेरित करने वाली कविताएं लिखते थे। उन कविताओं पर उन्हें उतना मुआवजा, रॉयल्टी नहीं मिल पाती थी, क्योंकि वो कविताएं कुछ कमाने के लिए नहीं होती थी, लोगों में देशभक्ति जागृत करने के लिए होती थी। आगे देखिए, पिताजी का जन्म। अब लेखिका पिताजी के बचपन के बारे में बताती है कि कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे वो धीरे धीरे बड़े हुए। पिताजी का जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के तिरुनेलवेल्लो जिले के एट्टेपुरम नामक ग्राम में हुआ था। बालक का नाम रखा गया सुब्रमण्यम। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम, लेखिका के पिता का नाम रखा गया सुब्रमण्यम। वे 5 वर्ष के थे, उनकी माँ चल बसी। मतलब लेखिका के पिता की माँ जब पिता 5 वर्ष के थे तभी चल बसी। वे अपनी नानी के लाड़ प्यार में पले, क्योंकि उनको पालने वाला कोई नहीं था, इसीलिए वो अपनी नानी के घर आ गए और नानी ने उन्हें बहुत लाड़ प्यार से पाला। वे शारीरिक रूप से कमजोर और स्वभाव से संकोची थे। मतलब बहुत दुबले पतले थे, लेकिन बहुत शर्मीले से थे। दादा चाहते थे कि उनकी बेटी अंग्रेजी पढ़ लिखकर अफसर बन जाए। दादाजी चाहते थे कि उनका बेटा अंग्रेजी पढ़ लिखकर अफसर बन जाए, लेकिन बेटे को स्कूली पढ़ाई में उतनी दिलचस्पी न थी। छुटपन से ही कविता के प्रति उनकी रुचि थी। मतलब वो पढ़ने में उनकी रुचि कम थी, जबकि दादाजी चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर अच्छे बड़े अफसर बन जाएं, लेकिन उनकी स्कूली पढ़ाई में इतनी रुचि नहीं थी। वो क्या करते थे, छुटपन से ही कविताएं लिखते थे। छुटपन मतलब बचपन से कविताएं लिखते थे। 7 वर्ष की उम्र में ही उनकी प्रतिभा पर विद्वान लोग चकित रह जाते। 7 वर्ष की उम्र में वो इतनी बड़ी बड़ी, इतनी अच्छी प्रतिभाशाली कविताएं लिखते थे कि सुनने वाले जो प्रतिभावान विद्वान होते थे, जिनको इन सबका बहुत ज्ञान था, वो भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। 9वें साल में वे समस्या पूर्ति करने में समर्थ हो गए। मतलब 9 साल में ही
वो लोगों के जो भी तर्क वितर्क होते थे उनको, उनके समस्याओं को समाधान भी ढूंढ लेते थे। इतने कुशल हो गए थे वो। 11वें वर्ष में उन्हें भारती की उपाधि मिली, अर्थात वो अपनी हर तरह के ज्ञान में इतने प्रखर हो गए थे कि उन्हें 11वें वर्ष, जब वो 11 वर्ष के थे तभी उन्हें भारती की उपाधि मिल गई। उस दिन से पिताजी को कवि सुब्रमण्यम भारती कहलाने लगे। भारती की उपाधि किसे मिलती है? जो हर ज्ञान में निपुण हो जाता है उसे मिलती है। तो इसी प्रकार से लेखिका के पिता भी 11 साल की उम्र में ही, बहुत छोटी सी उम्र में ही भारती की उपाधि उन्हें प्राप्त हो गई थी और उस दिन से पिताजी के नाम के साथ लग गया था भारती, और इस तरह उनका नाम हुआ सुब्रमण्यम भारती। आगे देखिए, गांव की पढ़ाई पूरी होते ही पिताजी उच्च शिक्षा के लिए तिरुनेलवेली भेज दिए गए। तिरुनेलवेली उनका जन्म स्थान था, वहां भेज दिए गए। वहां पर 3 साल पढ़ते रहे। स्कूल के तमिल पंडित अक्सर उन पर छींटा कसी कसते, मतलब उनका मजाक उड़ाते, उनका उपहास करते, क्योंकि वो छोटी सी उम्र में ही बहुत विद्वान से हो गए थे, इसीलिए सब उन पर छींटा कसते थे, उनका उपहास करते थे, उनका मजाक बनाते थे। एक दिन कक्षा में ऊंचे आसन पर बैठे हुए भारती को देखकर उन्होंने ताना मारा। किसने ताना मारा? तमिल के पंडितों ने। क्या कहा? कहा जाता है कि आप कवि काल मेघ हैं, इतने ऊंचे आसन पर आसीन होकर भी आप बरसते क्यों नहीं? मतलब चिढ़ाते हुए विद्वानों ने, तमिल विद्वानों ने, पंडितों ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा कि कहा जाता है कि आप काल मेघ हैं। मेघ का अर्थ होता है बादल, और बादल क्या करते हैं? बरसते हैं। तो ऐसे ही उन्हें चिढ़ाते हुए क्या कहा कि आप जब काल मेघ हैं तो आप बरसते क्यों नहीं? भारती ने झट कहा, क्योंकि वो हाजिर जवाब थे। तो उन्होंने क्या कहा? जी, पंडित होकर भी आप प्रकृति का स्वभाव नहीं जानते। काल मेघ अपनी मर्जी से ही बरसता है, पंडितों की आज्ञा से नहीं। क्या कहते हैं वो? पंडितों पर तर्क वितर्क करते हुए, उनकी बात का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मेघ अपनी मर्जी से बरसता है, पंडितों के कहने से नहीं। मतलब वो अपने आप को क्या कहते हैं कि जब मेरी मर्जी होगी ना तभी मैं बरसूंगा, तभी मैं आपको ऐसी प्रभावपूर्ण कविता सुनाऊंगा। मैं अपनी मर्जी से बरसता हूँ, किसी पंडित के कहने से नहीं, पंडितों की आज्ञा से नहीं। यह घटना उस उम्र में ही पिताजी की निर्भीकता का परिचय देती है। यानी जब पिताजी बहुत छोटे थे, करीब 11-12 साल के थे, तभी वो निर्भीक होकर अपनी हाजिर जवाबी का परिचय दे देते थे। निर्भीक मतलब बिना डरे। सन 1897 के जून महीने में कवि भारती का विवाह कडेयम नेलप्पा अय्यर की सुपुत्री चेलम्मा के साथ बड़ी धूमधाम से हुआ। कब हुआ? 1897 में। लेखिका की माँ का क्या नाम था? चेलम्मा। 5 साल के बाद मेरे दादाजी का देहांत हो गया। दादाजी मतलब नाना को ये दादा कहती हैं। अब प्रश्न ये उठा कि भारती किसके पास रहें, क्योंकि आपको पता है, हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि इनका बचपन में इनकी माँ का देहांत हो गया था। लेखिका के पिता की माँ का देहांत हो गया था, तो ये अपनी नानी के पास रह रहे थे, और जब नाना का भी देहांत हो गया तो अब ये किसके पास रहें? आखिर उनकी बुआ उन्हें अपने साथ काशी ले गई। लेखिका के पिता को उनकी बुआ अपने साथ काशी ले गई। लेखिका के पिताजी की बुआ। वहां पर उन्होंने संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। काशीवास के समय ही वे एनी बेसेंट के संपर्क में आए। जब वो अपनी बुआ के पास काशी रहते थे तभी उनका परिचय एनी बेसेंट के साथ हुआ। एनी बेसेंट कौन थी? एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की थी, और वो भी एक देशभक्त थी एनी बेसेंट भी। इस संपर्क से उनका हृदय राजनीति की ओर झुका। एनी बेसेंट के संपर्क में आने के बाद उनका जो झुकाव था वो राजनीति की ओर हो गया। यही नहीं, उत्तर भारतीयों की तरह साफा भी बांध लिया, और इस तरह वो राजनीति के क्षेत्र में अंत तक रहे। इस बात को लेकर घर परिवार में काफी हलचल हुई। इसी बीच एट्टेपुरम रियासत के जमींदार काशी आए हुए थे। वे कवि भारती से प्रसन्न होकर उन्हें अपने साथ एट्टेपुरम ले गए, और इस तरह वो उनके काशी से एट्टेपुरम चले गए। अब हम अपने अगले वीडियो में लेखिका के पिता सुब्रमण्यम भारती के बारे में और पढ़ेंगे। आप इसे अच्छी तरह से पढ़िएगा। धन्यवाद।
आपके पास बुक आ गई होगी, आप बुक से भी रीडिंग लगा सकते हैं।